नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जो हैं BA पार्ट 3 के सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक पहला, जिसका नाम है पानीपत का युद्ध, इसकी बात करेंगे। इसका समय है 1761 ईस्वी। विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में ये पहला टॉपिक दिया हुआ है। आप सबसे पहले जब बात करते हैं तो कोई भी घटना अगर पढ़ते हैं तो उस घटना का बैकग्राउंड जब तक नहीं पता होता है वो घटना याद नहीं रहती है। घटना के बैकग्राउंड में बात करते हैं तो पानीपत जगह जो है वो हरियाणा में है। पानीपत में इससे पहले 2 युद्ध हो चुके हैं। एक पानीपत फर्स्ट जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इतिहास में यह युद्ध भी मायने रखता है क्योंकि इस युद्ध से बाबर जो हैं वह भारत में स्थायी जो है रूप से बस गया और उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो पानीपत फर्स्ट भी हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके पश्चात पानीपत सेकंड, यह भी महत्वपूर्ण युद्ध है और पानीपत सेकंड जो है वह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया 1556 ईस्वी में। यह युद्ध भी अपने आप में जो है वह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस युद्ध से जो अंतिम हिंदू बादशाह हेमू है उसके समाप्ति के साथ ही मुग़ल सत्ता जो है वह लंबे समय तक स्थायी हो गई, ऐसा माना जाता है। और मुग़ल सत्ता जब कमज़ोर पड़ने लगी थी तो हुमायूं के सेनापति बहराम खां, जो बाद में अकबर के सेनापति भी बने, उन्होंने इस युद्ध को विजय जो है हासिल करवा कर और मुग़ल सत्ता को पुनर्स्थापित कर दिया। विद्यार्थियों, इसके पश्चात पानीपत जो थर्ड है, यह युद्ध जो है, इस युद्ध का मुख्य कारण बताया जाता है कि रघुनाथ राव की अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की कूटनीति, अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की कूटनीति रघुनाथ राव की जो है थी और इसीलिए यह युद्ध हुआ। अब देखना यह है कि यह युद्ध जो है वह किन किन के मध्य हुआ है। तो एक नाम तो अभी आपके सामने मैंने लिया, रघुनाथ राव। ये कौन है? एक नाम इसमें हम देखेंगे कि इस युद्ध के अंदर पानीपत का थर्ड युद्ध जो है, इस युद्ध में नाम आएगा अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफ़गानी शासक है या लुटेरा है। अब विद्यार्थियों, एक नाम आपके सामने आ गया, अहमद शाह अब्दाली। इसके अलावा 2 नाम इसमें हमें मिलते हैं, विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। एक नाम आपके सामने आता है 1761 में पेशवाओं की ओर से गद्दी पर था बालाजी बाजीराव। तो एक नाम आपके सामने आता है बालाजी बाजीराव और इसके अलावा एक नाम इसमें आता है वजीर इमादुल मुल्क। वजीर इमादुल मुल्क, जिन्हें हम स्टार से जो हैं
वह बताने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ये नाम जो हैं वह इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और एक नाम है रुहेला सरदार नजीबुद्दौला। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला। इसके अलावा एक नाम हमें मिलता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है। तो इसके अलावा अगर अब बात करते हैं तो कहीं कहीं भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल का नाम भी आता है। भरतपुर के राजा, और ये हैं सूरजमल। सबसे पहले ये कैरेक्टर जो हैं वह आपको ध्यान में रखने हैं। इनका इस युद्ध में क्या रोल है, और अहमद शाह अब्दाली जो कि 1748 से 1761 के बीच में, 1748 से 1761 के बीच में 7 बार आक्रमण कर रहा है। सात बार आक्रमण कर रहा है। ये व्यक्ति कौन है? ठीक है। दूसरा, एक नाम इसमें आ रहा है मल्हारराव होलकर। मल्हार राव होलकर, ये कौन है? और ऐसा बताते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का यह 5वां आक्रमण है जिसमें उसे सफलता मिली है। और इस युद्ध में जो है यह निर्णय नहीं हो पाया कि शासन कौन करेगा, अपितु यह निर्णय हो पाया है कि शासन कौन नहीं करेगा। विद्यार्थियों, नेगेटिव जो है वो सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस जो है वह आपको उस तत्कालीन समय की आधुनिक भारत की स्थिति को बहुत ही जो है सहज तरीके से बताएगा कि इस समय भारत के अंदर कोई भी एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत जो है उस पर विदेशी आक्रमण निरंतर हुए। और इन विदेशी आक्रमणों में जो है एक आक्रमण पानीपत का युद्ध, जिसे पानीपत थर्ड के नाम से जानते हैं। अब इसका अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें जो थ्योरी दी हुई और बीच बीच में जो नाम आएंगे, उन नामों से आप जो हैं उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका यह है कि इसके अंदर जो नाम हमने अभी बोर्ड पे लिखे हैं उन नामों की हिस्ट्री निकाल लेते हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, कहाँ से वो जो हैं वो इस युद्ध के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं या अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इससे आपको जो है वो पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो इन जिन नामों के हमने स्टार लगाए हैं उनको बॉक्सेस में डाल देते हैं। ये नाम जो हैं वह आपको याद करने होंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं मराठों की, क्योंकि हमारे सामने जो है रघुनाथ राव या मल्हारराव होलकर या विश्वासराव या सदाशिवराव भाऊ जो है, ये नाम जो आ रहे हैं ये मराठों से संबंध रखते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो मराठा साम्राज्य की बात करेंगे। मराठा साम्राज्य, विद्यार्थियों चूंकि यह आपके सेकंड ईयर के कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन न कर केवल हम उन्हीं नामों को लिखेंगे जिन नामों से जो है यह आपको जो युद्ध के अंदर अपना स्थान रख रहे हैं उन स्थानों, उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर देंगे। तो मराठा साम्राज्य की बात कर रहे थे, और मराठा साम्राज्य में शाहजी भोसले, इनके पुत्र शिवाजी, जिनका समय जो है वो 1627 से लेकर 1680 ईस्वी। विद्यार्थियों ये समय जो है इनका जन्म और मृत्यु का समय है, ठीक है, तो इन्हें शासन का समय न मानकर जो है इसे इनका पूरा कार्यकाल जो है ये माना जाए। शिवाजी जो है इनके बारे में सेकेंड ईयर के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए यहाँ जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे परिचित हैं। और इसके पश्चात जो है शिवाजी के एक भाई भी हैं व्यंको जी, क्योंकि हम इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो शिवाजी जो है उनके भाई व्यंको जी का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो है जो मराठा साम्राज्य को संभाल रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति हैं संभाजी। तो पहले 1 नंबर पे शिवाजी दे देते हैं, 2 नंबर पे संभाजी को रख देते हैं। संभाजी का समय जो है वह 1680 से 1689, और इसके पश्चात जो है वह शासन संभाल रहे हैं संभाजी के पुत्र, जिनका नाम है राजा राम, और इनका समय जो है वो 1689 से 1700 ईस्वी माना गया है। इसके पश्चात जो है शासन संभाल रहे हैं शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। समय है 1700 से लेकर 1707 ईस्वी, और इसके बाद जो है वह शासन संभाला है शाहू ने, शाहू जिनका समय है 1707 से लेकर 1748 ईस्वी। विद्यार्थियों हमने पहली लाइन ये जो है इसमें लिखी थी कि शाहू व ताराबाई के मध्य गृह युद्ध होना, शाहू और ताराबाई इनके मध्य जो गृह युद्ध की स्थिति हुई है, गृह युद्ध, इस गृह युद्ध ने पेशवाओं को मजबूती प्रदान की है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के अंदर यहाँ जब स्थिति की बात कर रहे हैं तो ताराबाई और शाहू के बीच में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी है, इस स्थिति के चलते जो है पेशवाओं का उत्थान हुआ है। तो मराठा साम्राज्य के बाद में दूसरे साम्राज्य की बात करते हैं जो कि हैं पेशवा। विद्यार्थियों
पेशवाओं की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम लिखेंगे पेशवाओं के काल में बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, समय 1713 से 1720। दूसरा बाजीराव प्रथम, समय लिखेंगे 1720 से 1740। तीसरा लिखेंगे बालाजी बाजीराव, समय है 1740 से 1761, जो कि ऊपर लिखा भी गया है बालाजी बाजीराव, ठीक है। और इसके पश्चात जो है चौथा लिखेंगे, चूँकि यहाँ हम पानीपत के युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको क्रमशः आपको जो है वो उतार देता हूँ, ताकि आप जो है आगे भी इनकी हिस्ट्री से जो है जब अवगत होना चाहेंगे तब आपको इनकी तिथि क्रम जो है वो ध्यान में रहेगा। बाजीराव प्रथम के बाद में बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के बाद में माधवराव 1761 से 1772, माधवराव, इसके बाद में शासन किया है नारायण राव 1772 से 1773। विद्यार्थियों, मैं पिछले वीडियो में भी इनकी चर्चा कर चुका हूँ और ये क्रम जो है मैंने बताया है। इसके बाद में माधवराव नारायण, माधव राव नारायण, इनका समय मिलता है 1773 से 1796। कहीं कहीं इसकी जो डेट है वो 74 भी मिलती है, ठीक है। और इसके बाद में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, जिसका समय मिलता है 1796 से 1818 ईस्वी, ठीक है। तो ये पेशवाओं का क्रम हो गया। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर रुहेला सरदार, एक हमने शब्द लिखा है यहाँ पर। इसके अलावा हमने जो है वह चर्चा की है अवध के नवाब की। तो विद्यार्थियों, जब इनकी चर्चा करेंगे तो ये स्वतंत्र राज्य जब बने हैं, इन स्वतंत्र राज्यों का भी थोड़ा थोड़ा हमें जिक्र यहाँ पर करना होगा। तो इस जिससे जो है आपको इमादुल मुल्क कौन है, नजीबुद्दौला कौन है या शुजाउद्दौला कौन है, इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ आप जो है साथ साथ में जो नए शासक हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनकी चर्चा भी थोड़ी बहुत कर देते हैं। नाम आ रहा है अवध, और अवध में सबसे पहले नाम लिखते हैं सफदरजंग का। तो थोड़ी जो है यहाँ पर जानकारी आपको और देंगे। मल्हारराव होलकर को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अवध, अवध के नवाब सबसे पहले नाम लिखेंगे अवध में सफदरजंग 1739 से 1754। सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी। इसके बाद में
शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी। अवध के नवाब में एक नाम लिखते हैं आसिफउद्दौला। आसिफउद्दौला या कहीं कहीं ये आसिफउद्दौला भी लिखा हुआ मिलता है 1775 से 1797। अगला जो है नाम मिलता है शहादत अली 1797 से 1814। शहादत अली 1797 से 1814 ईस्वी। और इसके अलावा और भी नाम मिलते हैं जिनमें नसीरुद्दीन, मोहम्मद अली, अमजद अली और वाजिद अली, ये नाम भी आगे आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जो है वो चर्चा करनी है पानीपत के थर्ड युद्ध की। पानीपत के थर्ड युद्ध में जो जो नाम आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि पेशवाओं की ओर से नाम आपको मिलेगा बालाजी बाजीराव, ये नाम, तो इसको आपको जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। अवध के नवाब में डेट देखिए 1754 से 1775 ईस्वी। शुजाउद्दौला हमने ऊपर लिखा है, तो इसकी ओर से ये और रुहेला सरदार। देखिए सरदार शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात जो है स्वतंत्र राजा न होकर जो है वजीर के पद पर नियुक्त है। वजीर अहमदुद्दौल मुल्क या मल्हारराव होलकर या सदाशिवराव भाऊ या विश्वासराव भाऊ, ये स्वयं जो है वह राजा के तौर पर न आकर जो है एक सेनापति या एक राजा के नियुक्त उत्तराधिकारी के तौर पर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन हमने पेशवाओं का क्रम और अवध के नवाबों का क्रम इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो है वो सत्ता संभालने वाले स्वयं ही राजा हैं। तो इसीलिए आप जो है इनका क्रम अपनी कॉपी में उतार लें, और ये क्रम जो है वो आगे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री में इनके विस्तार को पढ़ेंगे तब ये क्रम आपको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तो सादत अली के बाद में भी नासिरुद्दीन, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और अमजद अली का नाम लिख लेते हैं। इनकी डेट जो है वह 1814 से 1837। मोहम्मद अली की 1837 से 1842। और अमजद अली की जो है वह 1842 से 1847। इसके बाद जो है नाम हमें मिलता है वाजिद अली, जो अवध का अंतिम नवाब है, वाजिद अली शाह, जिसे इतिहास में रंगीला शाह के नाम से भी जाना गया है। रंगीला शाह। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बनता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा गया है हिस्ट्री में, और रंगीला शाह किसे कहा गया है। तो इनका समय जो है वो 1847 से 1856 ईस्वी तक का ध्यान में रखना है। इतिहास में मोहम्मद शाह जो है वो मुग़ल बादशाह हैं, उन्हें रंगीला बादशाह कहा गया है।
और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को रंगीला शाह कहा गया है। तो अगर आपको कहीं कंपटीशन में ये दोनों प्रश्न दे दे तो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसीलिए जो है आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रंगीला शाह के नाम से जो जाने गए हैं वह अवध यानी यूपी का जो एरिया था जिसे पहले अवध कहते थे, उस एरिया का अंतिम नवाब का मतलब राजा, बंगाल के और अवध के राजाओं को नवाब के नाम से जानते थे, उनको नवाब से संबोधित करते थे। तो इन्हें रंगीला शाह कहा गया है, वाजिद अली शाह को जो अंतिम है। ठीक है, यहाँ अंतिम भी लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो ध्यान रहे। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में ये प्रश्न पूछा गया था कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। ठीक है, और मुग़ल बादशाहों की पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मुग़ल बादशाहों का मैंने क्रम लिख रखा है और उनका जब प्रश्न हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि मोहम्मद शाह जो है उनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनका क्रम आपको बता दिया है मैंने। अब बात करते हैं कि पानीपत का जो युद्ध है वह इतिहास में मोड़ बिंदु क्यों है। मैं इसको जो है वह अगर शुरू में ही लिख दूं कि पानीपत का जो युद्ध है वह इतिहास में पहला तो है मोड़ बिंदु, ठीक है। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है वह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पानीपत के थर्ड युद्ध ने भारत की स्थिति को बिल्कुल स्पष्टतः दिखा दिया कि भारत के अंदर नवोदित सत्ता पेशवा, भारत के अंदर स्थापित सत्ताएं जिनमें मुगल, और मराठा थे, यह असफल रहे। पेशवा जो स्थापित नवोदित सत्ता थी यह असफल रही। और अवध के और रूहेला सरदार की बात करते हैं तो इन्होंने तो जो है वह अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया है, उनकी ओर से युद्ध किया है। तो सबसे पहले इस युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध प्रमुख कारण रघुनाथ राव की अटक यानी बंगाल का एरिया और यहाँ तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की कूटनीति बात करते हैं। तो मराठों का साम्राज्य जो है मराठा यहाँ और मराठा साम्राज्य उत्तर की ओर विस्तार करना चाहता था। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ है मराठा और ये मराठा जो है वह उत्तर की ओर अपना विस्तार चाहते थे। इस विस्तार के चलते जो है वह यह युद्ध जो है वह हुआ है। और अफ़गानिस्तान से आने वाला, अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, तो अफ़गानिस्तान से आने वाला एक अफ़गानी जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वह यहाँ हरियाणा, ये राजस्थान का हिस्सा, और इस राजस्थान में यहाँ ऊपर हरियाणा और यहाँ जो है ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस समय पंजाब के क्षेत्र पर अब्दाली उनके साथियों का कब्जा हो गया, तो अफ़गानिस्तान से आने वाले जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया में प्रवेश करते थे। यहाँ से जब अफ़गानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के क्षेत्रों को विजित कर लिया
तो उससे प्रेरित होकर वो संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ठीक है, इसको यहाँ जो है समय को यहाँ लिख देते हैं 1700 से 1707। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर जो है वह अफ़गानिस्तान से प्रवेश करके और पंजाब पर अपना अधिकार जमा कर और पूरे इंडिया को कब्जे में करना चाह रहा है। मराठा साम्राज्य जो है वह अब उस पतन की ओर है और पेशवाओं का जो उत्थान है, और पेशवा भी उत्तर भारत की ओर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा मराठा हिंदूपद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार चाहते थे, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मराठों की ओर से तो शिवाजी हिंदूपद पातशाही की उपाधि धारण किए थे, और अगर आप पेशवाओं की बात करते हो तो बाजीराव फर्स्ट ने सबसे पहले हिंदूपद पातशाही की उपाधि धारण की। तो इधर जो है एक शब्द कंपटीशन एग्जामिनेशन में जब ये पूछा अगर आपको जाता है, हिंदू पद पातशाही यह क्या है? हिंदू पद पातशाही की संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की जो इच्छा है, इस विचारधारा को हिंदू पद पातशाही विचारधारा कहते हैं। या ये आदर्श जो है वह इधर शिवाजी और इधर बाजीराव फर्स्ट, तो बाजीराव फर्स्ट का बेटा है बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव जो है इस विचारधारा को जीवित रखने हेतु जो है संघर्ष कर रहा है, और इस संघर्ष में अपने जो है पुत्र को भेज रहा है। नादिर शाह जो है, अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी है भारत के अंदर। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1748-1761 में 7 बार आक्रमण कर रहा है, और नादिर शाह जो 1739 में भारत में आक्रमण कर के जा चुका, और यहाँ से जो है वह कोहिनूर हीरा लूट कर लेकर चला जाता है, और उस समय लगभग 20 लाख दिनार सोने की मुद्रा जो है वह लूट लेता है। इस नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की सफलता प्राप्त करने के बाद ही जो है भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत में आता है, और यहाँ पर जो है उसने 7 बार आक्रमण किए। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। रुहेला सरदार, रुहेला का मतलब रुहेलखंड, रुहेलखंड जो है यहाँ के सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ठीक है, तो यूपी के सरदार जो राजा हैं और सामंत हैं वह इनका साथ दे रहे हैं, और इसके पश्चात जो है अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, और मराठों से ये पराजित हो चुके थे, इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया। मराठों से शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार पराजित हो चुके थे, इसलिए इन्होंने इस शत्रुता का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। और एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों का समर्थन किया। एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने जो है वो मराठों का साथ दिया। अब विद्यार्थियों आपके सामने एक प्रश्न यह आता है कि यह किस शासक का वजीर है। तो विद्यार्थियों पहली जो है कड़ी तो आपको समझ में आई होगी। अब आपके सामने डेट्स जब रखी हुई है तो वो डेट जब आपको पता होगी कि इस समय मुगलों में शासन कौन कर रहा है, तब आप जो है उसके बारे में बता पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यक यह है कि मुगलों की ओर से किन किन राजाओं ने, यानी कि
मुग़ल शासन जो मेन 6 राजा हैं उनके बारे में तो आप लगभग याद रखते हो, लेकिन जो आगे के 9 राजा हैं उन 9 राजाओं में उनका क्रम कौन सा है और उन्होंने जो है कब कब शासन किया है, उनकी मुख्य घटनाएं भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले पानीपत के युद्ध से जब मैंने हिस्ट्री की शुरुआत की है तो मैंने इनके पेशवाओं के और मराठों के क्रम लिखे हैं। आज मैंने इस वीडियो में मुग़लों के क्रम इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वह मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब ये नया वीडियो देख रहे होंगे तो आप उनका क्रम पहले से ही लिख कर रखेंगे ताकि आपको जो है वह आसानी रहे कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं और किस व्यक्ति का इस युद्ध में मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 3rd ईयर का सिलेबस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न यह है कि इसके अंदर जो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो क्षेत्रीय शक्तियों में भी आपस में जो है संघर्ष है, और साथ साथ में जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं उनके साथ में भी उनके संघर्ष है और उनके संधियाँ हैं, और यहाँ के जो शासन है वह शासन भी जो है वह अलग अलग जो सामंत हैं या वजीरों के द्वारा कहीं कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए आप इस क्रम को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आप इस हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। तो इसका सीधा सा यही तरीका है कि सबसे पहले आप मुग़ल बादशाह जो हैं उनको सारे जो 6+9 इन मुग़ल बादशाहों को क्रम से याद करें। मराठा जो है जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको याद करें, इनका तिथिक्रम ध्यान में रखें। पेशवा जो हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इनका तिथिक्रम ध्यान में रखें। और इसके बाद में अवध के जो शासक हैं, और इधर हम जब प्लासी के युद्ध पढ़ेंगे तो प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के शासक है कि उसमें बंगाल के शासकों का रोल है तो उनको भी क्रम से पढ़ेंगे। ये क्रम आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय, इनका क्रम ध्यान में रखेंगे। जब तक ये आप क्रम जो है वह तिथि के अनुसार याद नहीं रखते हो आप इस हिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। इनके बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे उस समय, क्योंकि इसमें नाम इतने ज़्यादा हैं, वो नाम ही आपके जो हैं वो कॉम्प्लिकेसी पैदा कर देंगे। तो आज जो है वो पानीपत के युद्ध से हम शुरुआत कर रहे हैं, और पानीपत के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उसकी इस युद्ध में क्या भूमिका है ये हम बात करेंगे। इस वीडियो को कल आगे जारी रखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम आप जो है वो रोज़ाना जब भी हम पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको कॉपी में उन शासकों को तिथि वाइज क्रम वाइज जो है वो जमाएंगे, लिखेंगे और फिर उसके बाद में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साथ साथ में पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।